Welcome to another video of Structure of an Atom। तो लास्ट दो वीडियोस में मैंने बोला था कि मेटल जैसे कि नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, क्लोरीन एट्सेट्रा, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ क्यों करते हैं। और जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, निकल एट्सेट्रा, ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों करते हैं और नॉन मेटल्स गेन क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इनके पीछे एक रीज़न है जो मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ वैलेंसी एंड व्हाट आर वैलेंस शेल्स एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। Okay, so today's first topic is valence or valence electrons. Now, the definition is the electrons present, the electrons present in the outermost shell, in the outermost shell of an atom. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। The use is they decide the valency of an atom. Now, what is valency? Valency is nothing but the combining capacity of an atom. Okay. So, valence electrons decide the valency, that is combining capacity of an atom. किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहा जाता है। मतलब वो दूसरे एटम के साथ जो उनमें जो कम्बिनेशन मतलब एक साथ हो जाना, जैसे कि मिक्सचर होता है, उसमें क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स get attached to it, get intermixed, but in this case, in the case of atoms, they got attached. Okay, they get detached or get attached to one another or from one another. और एक बात, only the valence electrons can take part in chemical reactions. Only the valence electrons can take part in chemical reactions because they have more energy
they have more energy than all the inner shells of the atom. Sorry, inner electrons of the atom. Inner electrons of the atom. सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में भाग ले पाते हैं, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स? जैसे कि हमें पता ही है, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उस और इसके चारों ओर होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स. वो लोग सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं, जिसे एनर्जी शेल्स कहा जाता है. और उस एनर्जी शेल में डिफरेंट लेवल का एनर्जी होता है. जैसे कि ये वाला शेल के, ये एल, ये एम और ये एन. तो जो एनर्जी के शेल में होगा वो एनर्जी एल शेल में नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा. किसमें? एल शेल में. के शेल के मुताबिक, के शेल जो है उससे ज़्यादा एनर्जी एल शेल में होगा. एल शेल से ज़्यादा एनर्जी किस में होगा? एम शेल में होगा. और एम शेल से ज़्यादा एनर्जी एन शेल में होगा. ठीक है, मतलब जो शेल न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा उस शेल में एनर्जी बढ़ता रहेगा. ओके, सो shell the shells will be getting more powerful, or the energy of the shells will get high if their distance from the nucleus is far, and if the distance of the shell and the nucleus is less, then the energy of the shell is also less. डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से उतना ही शेल्स का एनर्जी ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस से उतना ही एनर्जी शेल्स का जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा. तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो भी कौन है? आउटर मोस्ट शेल को भी मान लेते हैं एम शेल. ओके, एम शेल को मान लेते हैं अभी आउटर मोस्ट शेल. ओके, इट मीन्स व्हाट? कि एम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और वही सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी. बिकॉज आउटर मोस्ट शेल मीन्स इट इज़ द फर्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द अदर के एंड एल शेल्स. तो एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जगह हो सकते हैं? तो आप बोलोगे 8. हाउ डू यू नो? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर पोस्टुलेट्स. उन्होंने ये बताया कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दिया जा सकता है. तो अगर हम एम शेल को आउटर मोस्ट शेल माने तो एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे. और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है. और मैंने बताया भी कि जो शेल न्यूक्लियस से दूर होगा, सबसे दूर होगा, उसमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा. देखो, अभी ये न्यूक्लियस है, ये है के शेल, ये है एल शेल और ये है एम शेल. तो सबसे दूर कौन सा है? एम शेल. तो एम शेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ के एंड एल शेल्स. ओके, इसके बाद
सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ही वो क्षमता है कि वो केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपको रीज़न भी पता है कि उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हैं? आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज मान लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल में सपोज अभी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, then how many valence electrons are there? Then the valence electrons will be only 2. Okay, now we will talk about valency. valency valency the capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as valency. या फिर इसे सिंपल भाषा में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम भी बोला जाता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी। ओके, so the first definition, the capacity of an atom of an element to form chemical bonds. chemical bonds मतलब एक तरीके का दोस्ती बोल सकते हो आप। ओके, केमिकल बॉन्ड्स। तो एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर जितना क्षमता होती है क्या करने की? बॉन्ड्स बनाने की, मतलब दोस्ती करने का जो क्षमता होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी होता है, उसे ही वैलेंसी का नाम दिया गया है। ओके, जैसे कि सपोज़ आपका दोस्त है, तो सपोज़ आपका दोस्त है और ये है आप। ओके, तो सपोज़ आपका दोस्त जो है बहुत एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स वो जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, बात कर लेता है। लेकिन आप हो एक इंट्रोवर्ट, तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद करते नहीं हो, आपके बहुत कम दोस्त हैं। तो आपके दोस्त का जो वैलेंसी है, ठीक है, वो आपसे वो क्या है? ज़्यादा है, इज़ मोर एज कम्पेयर टू योर्स। ठीक है, आपका वैलेंसी आपके दोस्त के वैलेंसी से कम है। क्यों? क्योंकि आप में जो वो क्षमता है, कैपेसिटी है दोस्ती करने का, वो थोड़ा कम है, इसलिए आपका वैलेंसी है कम। लेकिन आपके दोस्त में वो है ज़्यादा, क्योंकि उसके ज़्यादा दोस्त हैं। ठीक है, तो वैलेंसी एक प्रकार का बोल सकते हो कि दोस्ती करने का एक मतलब कैपेसिटी। एंड देन वैलेंसी इज़ द इसका और एक डेफिनेशन भी है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is decided by the number of valence electrons in its atom. So how can we decide the valency of an element? किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालें? सिंपली आउटर मोस्ट शेल नहीं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम के, वही होगा उस एलिमेंट का
वैलेंसी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ऑल्सो, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is either equal to the number of valence electrons in its atom, or equal to the number of electrons required to complete 8 electrons in the valence shell. So किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जो है वो या तो इक्वल हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, या फिर इक्वल हो सकता है जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में। मतलब मान लीजिए कि आपके पास सोडियम का एक एटम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है KLM 2,8,1। ओके, सो अभी इस सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? सोडियम का वैलेंसी होगा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ इक्वल। तो आउटर मोस्ट शेल अभी कौन है? M, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वैलेंसी। सो सोडियम का वैलेंसी क्या हुआ? सोडियम का वैलेंसी हो गया 1, ओके। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ये मेटल का केस था, लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन व्हिच केस? इन नॉन मेटल्स केस, ओके। नॉन मेटल के केस में ये नहीं होता। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि नॉन मेटल के केस में जैसे क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? KLM 2,8,7। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, बट द वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which is equal to 8 minus 7 which is equal to 1। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी या तो उसके साथ इक्वल होगा या तो उतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वल होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरत है। किसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब नथिंग बट आउटर मोस्ट शेल, ओके। आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोला जाता है। सो क्लोरीन एटम के केस में हमने क्या देखा? KLM 2,8,7। लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन अपने लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मीन्स किसी से लेगा, किसी अपने पड़ोस किसी से वो बात करके लेगा। तो जिसको ज़रूरत नहीं है उसको लेगा, ठीक है। जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है वो उसको दे देगा क्लोरीन को। सो
उसका क्लोरीन एटम का टारगेट है कि वो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, लेकिन उसके पास कितने हैं? 7। ठीक है, तो उसको कितने चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए? सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स? मतलब 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बस सिर्फ 1। सो 1 होगा क्लोरीन का वैलेंसी। तो ये बताया गया है स्टेटमेंट में। ओके, सो इट इज़ इन द केस ऑफ नॉन मेटल। तो ये वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द वैलेंसी, अभी जो मैंने लिखा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ओके, तो यहाँ से हमें अभी क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके मन में कि वाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों पाने हैं उन्हें? ठीक है, वाई 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय देम, on why only 8, not other numbers? It can be 5, it can be 6, it can be 1, it can be 2, लेकिन 8 ही क्यों? इसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले वैलेंसी ऑफ ए मेटल जो है, इसका फार्मूला लिख लो। वैलेंसी ऑफ ए मेटल, वैलेंसी ऑफ ए मेटल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वल इन इट्स एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। ठीक है, ये मेटल के केस में है। मेटल के केस में वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंसी ऑफ ए नॉन मेटल 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। ओके, तो ये था वैलेंसी ऑफ ए मेटल और वैलेंसी ऑफ ए नॉन मेटल। नाउ व्हाई नॉन मेटल के केस में 8 माइनस क्यों किया जाता है? व्हाई सो? व्हाट इज द रीज़न? ओके, तो यहाँ पर एंट्री होती है लेविस। लेविस का, लेविस कौन है? एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक रूल पब्लिश किया था। कैसा रूल? लेविस ऑक्टेट रूल। ना व्हाट इज सेड इन दिस रूल? तो लेविस चाचा ने, उन्होंने ये बताया है, लेविस ऑक्टेट रूल लिख लेते हैं। लेविस ऑक्टेट रूल, इसको मैं समझाने से पहले, मतलब डेफिनेशन लिखने से पहले, स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, कि शॉर्ट समरी समझा देता हूँ इसका, इसके बाद मैं लिखूँगा। तो इन चाचा ने ये बोला है कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है, अभी ये स्टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि एटम अनस्टेबल है पहले से, उनको और भी स्टेबल बनना है, ऐसा नहीं। स्टेबल मतलब इट काइंड मीन पावरफुल। ओके, केमिस्ट्री के भाषा में यू कैन से पावरफुल। तो हर एक एटम को पावरफुल बनने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, या फिर उसके, हाँ, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने का, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। मीन सपोज वन एटम, मान लीजिए कि अच्छा, फ्लोरीन 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 एटम, फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है, आपको पता ही है, 9 है एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, Kl2,7। ओके, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी लेविस चाचा ने ये बोला
कि अगर तुम्हें स्टेबल बनना है, पावरफुल बनना है, तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एटम्स को, हर एक एटम को पावरफुल बनना था। तो हर एक एटम ने क्या किया, किसी भी हाल में उन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाए। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के वजह से लाने के टाइम एटम्स ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, गेन किया। लूज़ और गेन करने के बाद जैसे तैसे उन्होंने लास्ट में अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाया। लाने से क्या हुआ, लाने से वो लोग पावरफुल बन गए, मतलब स्टेबल बन गए। ठीक है। अभी फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन के केस में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख सकते हो 2,7। सो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 बनाने के लिए और बस 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है उसको। ठीक है। तो नॉन मेटल्स ने सोचा कि वो लोग, जो नॉन मेटल्स हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, मतलब किसी से एक ले लेंगे। ठीक है, बातचीत करके कॉम्बाइन होकर ले लेंगे। तो कॉम्बाइन होकर तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, करने से वो बन गया फ्लोरीन आयन, दैट इज फ्लोराइड F-। अभी क्योंकि उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, इसीलिए -1 हुआ। हाउ? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 थे, प्रोटॉन्स भी 9 थे। फिर फ्लोरीन ने पावरफुल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तो 9 + 1 कितने हो गए, 10। तो अभी किसका चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज उसका नंबर कितने है, 10, इसीलिए -1 चार्ज हुआ। ओके, फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन आयन का। लेकिन अभी फ्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि है 2,7, वो फ्लोरीन आयन का जो है वैसा नहीं है। फ्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है, 2,8। ओके, लास्ट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 है, मतलब वो अभी पावरफुल बन जाएगा। तो ये कहता है लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ऑक्टेट रूल ने इसके बाद मेटल्स, अभी मेटल्स सपोज मान लेते हैं, मेटल में पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 19, KLm। पहले ये शेल में मैक्सिमम 2, इसके बाद वाले शेल में मैक्सिमम 8, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8, कितने हुए, 18। नया शेल खोलना पड़ेगा, अल्टीमेट शेल ही है, अल्टीमेट शेल में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने, ओनली 1। तो हो गया हमारा 19। ओके, 2881। अभी मेटल्स ने क्या किया, उनके पास 2 ऑप्शन थे, नॉन मेटल के पास भी 2 ऑप्शन थे, कि या तो वो लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स को गंवा देते, या तो वो लोग 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते, ताकि उनका क्या बन जाता है, ताकि उनका बन जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो नॉन मेटल्स ने क्या चूज़ किया, मतलब उन्होंने चूज़ किया गेन करने का। ठीक है, क्योंकि उनके लिए वही ईजी लगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना कोई आम बात नहीं है, एनर्जी बहुत जाता है, एनर्जी बहुत यूज़ होता है। सो दे प्रीफर्ड टू गेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन बाय कंबाइनिंग विथ अदर एटम्स। तो उन्होंने कंबाइन करके एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, लेने के बाद वो लोग बन गए क्या, स्टेबल। इसके बाद अभी पोटेशियम एटम की बात हो रही है यहाँ पर। पोटेशियम एटम के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो, अच्छा, पोटेशियम एटम के लास्ट शेल में, मतलब एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, 1।
तो इसको 8 बनाने के लिए पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा, और भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को उसको लाना पड़ेगा, मतलब गेन करना पड़ेगा। लेकिन ये उसके लिए बहुत टफ है, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, जितना एनर्जी नहीं है पोटेशियम एटम के पास। तो इसीलिए उसने चूज़ किया कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। लूज़ करेगा मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। सो इट विल बी ईजी फॉर इट, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसका ये लास्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये शेल पूरा क्लोज हो जाएगा, और इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा, एम शेल। और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या वो स्टेबल बन जाएगा। तो उसने चूज़ किया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का। तो पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ और वो बन गया पोटेशियम आयन K+। ओके, तो अभी पोटेशियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। ये है पोटेशियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, मतलब वो स्टेबल बन गया। लेकिन अभी पॉजिटिव साइन क्यों आया? पॉजिटिव साइन इसीलिए आया बिकॉज पहले तो इलेक्ट्रॉन्स थे 19, प्रोटॉन्स भी थे 19। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पहले 19 थे, प्रोटॉन्स भी 19 थे, दोनों सेम थे। लेकिन पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, मतलब 19 से 1 माइनस हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स बन गए 18, प्रोटॉन्स बन गए 19। तो किसका चार्ज ज़्यादा होगा, किसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे प्रोटॉन। वाई? बिकॉज प्रोटॉन में 19 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन से 18, तो 19 ज़्यादा है 18 से, इसीलिए पॉजिटिव साइन आया। और उसने कितने गवाए हैं इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 1, इसलिए +1, इसलिए K1+ या फिर K+1 होता है वो पोटेशियम आयन। ओके, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करते तब 3+ हो जाता, जैसे कि एल्यूमिनियम का केस, एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 13, बिकॉज इन अ न्यूट्रल और नॉर्मल एटम दे आर इक्वल, मीन्स protons and electrons are equal and proton is equal to atomic number, so atomic number is equal to number of electrons. तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इसका। KLM 2,8, हमें चाहिए सिर्फ 3, तो हो गया 3, 283 है इसका कॉन्फ़िगरेशन। किसका? Al एटम का। तो आउटरमोस्ट शेल जो कि है M शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसको कितने चाहिए? और भी 5 ज़्यादा चाहिए, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकता है, मतलब लूज़ कर सकता है, और लूज़ कर दिया तो उसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? एल शेल। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, और उसने कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ किया? उसने लूज़ करने वाला ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। सो एल्यूमिनियम एटम he preferred losing 3 electrons than gaining more 5 electrons, because 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई असली बात, मतलब आम बात है नहीं। एनर्जी लेवल भी, एनर्जी भी चाहिए होता है। तो उसने कोशिश किया कि कोशिश करके उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, किसी को नहीं, मतलब डिफरेंट एटम्स को उसने कॉम्बाइन होकर उसने दिया। देने के बाद अभी Al-3 electrons, so it will become Al3+। 3+ क्यों हुआ? प्लस क्यों हुआ? पहले इलेक्ट्रॉन्स थे 13, प्रोटॉन्स भी 13 सेम थे। फिर इलेक्ट्रॉन्स 13 में से 3 उसने दान कर दिया, मतलब लूज़ कर दिया। तो 13 - 3 कितना हुआ? 10। सो नाउ इलेक्ट्रॉन्स इज 10, इलेक्ट्रॉन्स आर 10 एंड प्रोटॉन्स आर 13। तो कौन सा वाला ज़्यादा डोमिनेंस, किसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा? प्रोटॉन्स का, इसलिए साइन हुआ पॉजिटिव। और कितना लूज़ किया उसने? 3 लूज़ किया, इसलिए Al3+। ओके, 3 लूज़ किया इसलिए 3+, और प्लस तो मतलब आपको मैंने बता दिया क्यों प्लस हुआ। ओके, तो ये था लेविज ऑक्टेट रूल। लेविज ऑक्टेट रूल के अनुसार
अगर आउटरमोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सॉरी तो वो एटम स्टेबल बन जाता है। स्टेबल मतलब एक तरीके का पावरफुल बन जाता है। ओके, और वो केमिकली अनरिएक्टिव बन जाता है। सो व्हाट इज मेंट बाय केमिकल अनरिएक्टिव, मतलब वो और किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? बिकॉज देखो, KLM सपोज मान लेते हैं कि 288 है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब स्टेबल है। तो क्या अभी ये कोई किसी के साथ दोस्ती करने जाएगा? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये ऑलरेडी इसके पास मतलब शक्ति आ चुकी है, मतलब ऑलरेडी ये पावरफुल बन चुका है। मीन्स इट इज़ नाउ द किंग। तो क्या किंग अपने तो क्या किंग और किसी के पास हाथ फैलाने जाएगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो? ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब वो राजा बन गया तो और किसी के पास वो नहीं जाएगा, मतलब केमिकली अनरिएक्टिव, और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन जिस एटम के पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या करेगा? वो लोगों से बात करने जाएगा, मुझसे ले लो, मुझे दे दो, ऐसे करते जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते जब वो राजा बनेगा तब वो फिर से और किसी के पास नहीं जाएगा, वो चुपचाप रहेगा, मतलब केमिकली अनरिएक्टिव रहेगा, एकदम शांत रहेगा। ओके, सो लेविस एक्टिव रूल लिख लेते हैं। तो लेविस एक्टिव रूल में लिखा है कि every element has tendency to obtain 8 electrons in its outermost shell. To do so, it may lose or gain electrons. Okay, हर एक एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है, एक जिद जैसा होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन अटेन करने का, पाने का। उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। ओके, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो व्हाट इफ एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करेगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करेगा? क्या वो लूज करेगा या गेन करेगा? तो आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा पॉइंट पर क्वेश्चन है कि क्यों जो भी एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ना तो गेन कर सकते हैं ना तो लूज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर उनको गेन करना है तो उनको 4 गेन करने पड़ेंगे, या फिर उनको लूज़ करना है तब भी उनको 4 ही लूज़ करना पड़ेगा। तो उनका एनर्जी बोथ केसेस में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो लूज़ या फिर गेन नहीं करते। What they do? They just share their electrons. So, KLM 284 अगर ऐसा होता है तो इसे हम बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब इनमें नॉन मेटल भी और मेटल भी दोनों के प्रॉपर्टीज ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद बोरॉन नहीं, सॉरी बोरॉन नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। तो ये है मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटॉम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्स करते, शेयर।
ठीक है, तुम एक लो, तुम एक लो, ऐसे करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब वो किसी को देते नहीं है, ना ही किसी से लेते हैं, बट बस वो एक दूसरे में शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये था लेविस ऑक्टेट रूल। नाउ वी विल डिस्कस सम इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इनर्टनेस, इनर्टनेस, इनर्टनेस क्या है? इनर्टनेस मतलब यू कैन से वन टाइप ऑफ जेंटलमैन, जैसे बोल सकते हो आप, जेंटलमैन लाइक बिहेवियर। नोबल मतलब क्या है? नोबल मतलब जेंटलमैन। तो नोबल गैसेस मतलब वैसे गैसेस जिनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है अपने आउटर मोस्ट शेल में, और वो किसी से और बात नहीं करते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव रहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन नहीं, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे कुछ गैसेस हैं। सबसे पहले हीलियम का देखते हैं। हीलियम का आउटर मोस्ट, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2, ओनली 2। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ओनली 2, लेकिन फिर भी ये एक नोबल गैस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, वाई सो? बिकॉज हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, फर्स्ट शेल मतलब के शेल में ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जगह हो पाते हैं। ओके, तो सिर्फ हीलियम के केस में एक एक्सेप्शन है, ये केस हीलियम के केस में ही सिर्फ माना जाता है कि हीलियम एक नोबल गैस है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 है, इसलिए उसको भी नोबल गैस ही माना जाता है, और इसको नाम दिया जाता है डुप्लेट। ठीक है, और बाकियों को नाम दिया जाता है ऑक्टेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट, जैसे हीलियम के बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8। ओके, 2 8। तो अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 है। ओके, तो ये बन जाता है क्या? ऑक्टेट, मतलब लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम देते हैं हम इसको ऑक्टेट। इसके बाद नियॉन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 8। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम शेल। एम शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तब इसे हम बोलते हैं, इसे भी हम बोलते हैं ऑक्टेट। ओके, इसे भी हम बोलते हैं ऑक्टेट, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 8 है, तो ये क्या करेगा? एक बन जाता है स्टेबल। देन आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन या फिर क्रिप्टॉन, Kr। एटॉमिक नंबर 36, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 8। 2 8 18 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एन शेल। कितने इलेक्ट्रॉन से? 8, मतलब क्या है? ये भी है ऑक्टेट, तो ये भी बन गया स्टेबल। इसके बाद
xenon, atomic number 54, electronic configuration 2 8 18 32 8, wait, 2 8 18 18 8, 2 8 18 18 8। तो आउटर मोस्ट शेल है ओ, आउटर मोस्ट शेल है ओ, ओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओ में इलेक्ट्रॉन्स है 8, ये भी लेविस ऑक्टेट को फॉलो करता है, इसलिए ये भी है ऑक्टेट। ओके, ये भी बन जाता है स्टेबल, मतलब ये भी है एक नोबल गैस। लास्ट है रेडॉन, आर एन, एटॉमिक नंबर 100 नहीं है, 86, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 32 8। लास्ट शेल में कितने हैं, लास्ट शेल है ओ, वेट 13 18 32 18 8, सॉरी, लास्ट शेल है पी, लास्ट शेल है पी, और पी शेल में इलेक्ट्रॉन से 8, मतलब ये भी लेविस ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी है ऑक्टेट। ओके, तो पहला था हीलियम, फिर आया नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। इन 6 गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है ऑक्टेट, इसलिए ये इन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस। और हीलियम वाला जो केस है वो स्पेशली हीलियम के लिए बनाया गया है। ओके, डुप्लेट वाला जो है ये एक्चुअली हीलियम की वजह से बनाया गया है, बिकॉज हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हीलियम के पास, इसीलिए ऐसा होने के बाद भी हीलियम जो है स्टेबल है। ओके, ऑक्टेट स्पेलिंग इज ऑक्टेट का स्पेलिंग, ओ ऑक्टेट का स्पेलिंग थोड़ा चेंज होगा, ऑक्टेट द स्पेलिंग विल बी OCTT, ये होगा ऑक्टेट। ओके, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ऑक्टेट। ओके, सो दिस इज द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, तो हो गया, वैलेंसी भी हो गया। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वैलेंसी का, और एक, ठीक है, वैलेंसी मेटल, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, सोडियम सोडियम का वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना है, 2 8 1, इलेक्ट्रॉन से 11, इसलिए ऐसा होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है। लेकिन जब हम आर्गन की बात करते हैं तब वैलेंसी होगा, सॉरी आर्गन तो नोबल गैस है, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, कार्बन, कार्बन का वैलेंसी, कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो होगा 4। क्यों, कार्बन का वैलेंसी 4 कैसे होगा, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वैलेंसी 4 ही रहेगा, आई मीन वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो Kl 2,4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से सिर्फ 6, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6, तो लास्ट में 4 है, और 4 जब होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तब ये भी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो इट विल बी 4। कार्बन का वैलेंसी भी है 4। कार्बन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी होगा
हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो के एल की ज़रूरत ही नहीं है। के जो है इलेक्ट्रॉन से 1, तो पहले में ही 1 हो जाएगा, तो वैलेंसी होगा इसका 1। ठीक है, वैलेंसी होगा 1। अभी आप बोलोगे भाई ये तो नॉन मेटल है, फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज द एक्सेप्शन। हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर देन 4, स्मॉलर और इक्वल देन 4, वेट, स्मॉलर और इक्वल, हाँ स्मॉलर और इक्वल देन 4, then valence equal to valence electrons। ओके, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे या फिर 4 से छोटे, मतलब 3, 2, 1, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वही होगा। लेकिन अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा हुआ, ग्रेटर देन 4, तब वैलेंसी होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये है अच्छा सा एक फार्मूला, ये वाला यूज़ करो हमेशा। ओके, वो वाला यूज़ मत करो, वो वाला आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है। ये वाला यूज़ करो, कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। ओके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे या फिर 4 से कम है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तब वैलेंसी होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके।